नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मणिपुर से, जहां पर भाजपा की सरकार हो सकती है बर्खास्त, लग सकता है राष्ट्रपति शासन। डॉक्टर संजय ने कर दिया है यहां पर बड़ा दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खींचतान अभी नहीं हो पाएगी खत्म। कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति का मामला फिर गरमाया और यहाँ पर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का ऐलान, गांधी जयंती पर शुरू होगी यात्रा, कांग्रेस ने बनाया इसको लेकर प्लान और दोबारा 2023 के चुनावों में कांग्रेस की होगी बम्पर जीत। चौथी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, यूपी राज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, महकमे में मचा हड़कंप, भाजपा की उड़ गई नींद, इतने बड़े भ्रष्टाचार पर जवाब देना योगी सरकार के लिए मुश्किल। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को क्या नहीं मिल पाएगा टिकट, कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा कई सवाल, जिससे भाजपा की बोलती हो चुकी है बात। दोस्तों, ऐसे ही करके 25 बड़ी खबरें आप लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार और आपको भी ऐसा लगता है कि मणिपुर में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर में भाजपा सरकार को बर्खास्त कर लगाया जाए राष्ट्रपति शासन, बेहद बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी और जानबूझकर की गई अनदेखी के कारण पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा। राज्य में हालात सुधरने में भाजपा सरकार नाकाम रही और वहां ना तो जवान सुरक्षित है, ना ही पुलिसकर्मी सुरक्षित है। हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, ये बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मासूम युवाओं का अपहरण कर उनको मारा जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा हो रही है। फिर भी मोदी सरकार जनता को ना बचाकर अपने राज्य सरकार को बचा रही है और उन पर लगाम नहीं लगा रही है, उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है। जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये मांग कर दी है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में फिर से यहाँ पर माहौल गर्माता जा रहा है और जिस प्रकार की घटनाएं मणिपुर ने पिछले कुछ महीनों में देखी है उसने पूरे देश में आक्रोश भर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सीधा इस मामले पर फटकार लगाते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव तक को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और अपनी निगरानी में कमेटी बनाने तक की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और सीधा सीधा कहा कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो हम संभालेंगे। और मणिपुर को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में खींचतान अभी नहीं होगी खत्म, बारीकियों से समझिए इस मामले को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। इनके बीच अधिकारों और शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है और इसके बावजूद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान से जुड़ी खबरें सामने आती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में आई तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 4 जज बाहर निकल आए हों और मीडिया में आकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ गड़बड़ी होने की बात कही हो। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि ये खींचतान साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है और अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट, या फिर यूं कहिए कि न्यायपालिका को बचाना, या फिर यूं कहिए कि लोकतंत्र की रक्षा करना तक मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सवाल यहाँ पर जजों की नियुक्ति का है और खास करके हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का। जी हाँ दोस्तों, वो कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोर्ट हैं जिनके ऊपर लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने का जिम्मेदारी है और इन्हीं के ऊपर लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ऐसे कोर्ट्स में जज ही नियुक्त नहीं होंगे तो ऐसे में लोकतंत्र संकट में आ जाएगा और अब इसी को लेकर दोनों के बीच यानी कि केंद्र और न्यायपालिका के बीच में मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है और खींचतान बढ़ती चली जा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आपस में पिछले कई दशक से उलझते हुए देखे गए हैं। हालांकि इंदिरा
गांधी सरकार के 2 फैसले को छोड़ दें तो पिछले 8 साल में इस मसले पर देश की सर्वोच्च अदालत और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी ज्यादा देखने को मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान, भारत जोड़ो यात्रा 2.0, राहुल गांधी इसकी करेंगे गांधी जयंती पर शुरुआत। कांग्रेस ने बना लिया है इसको लेकर प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर होने की संभावना है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पहले संस्करण में काफी ज्यादा पैदल चले थे। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक कई राज्यों से गरजते हुए 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी और इसका शेड्यूल सरल था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण ऐसा नहीं होगा। इस बार यात्रा को देश के पश्चिमी छोर यानी गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में जाकर खत्म होना है और ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी की नजर इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम पर है। हालांकि इस बार का संस्करण नया होगा। इसमें पद यात्रा के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से किस तरह से संवाद किया जाए, उनसे कैसे संपर्क किया जाए और उनकी बातों को कैसे समझा जाए, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने अपनी पहली यात्रा में चुनाव वाले 2 राज्यों तेलंगाना और राजस्थान को कवर किया था। हालांकि इस बार ये बताया जा रहा है कि पहली यात्रा में कवर किए राज्यों को इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा प्रथम सफल हुई थी और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसी प्रकार भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी सक्सेसफुल होगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी राज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, महकमे में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य टैक्स डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार के मामले में एक विधायक ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच की मांग कर दी है। बुंदेलखंड के इस विधायक द्वारा लिखा गया पत्र और उससे पहले इसी संबंध में शासन को भेजी गई एक अन्य शिकायत की शब्दावलियां एक जैसी हैं। दोनों पत्रों में आईएएस अधिकारी ओपी वर्मा पर 70 लाख रुपए लेकर एक अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में आरोप मुक्त करने का आरोप लगाया है। हालांकि ओपी वर्मा ने खुद ही इस मामले में शासन को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस बार शिवराज सिंह चौहान को भी क्या नहीं मिल पाएगा टिकट? कांग्रेस ने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कुछ मौजूदा विधायक और टिकट के लिए दावेदार कर रहे नेताओं के टिकट कट गए हैं। और इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि कोई नहीं जानता कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक जारी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट में सीएम शिवराज का नाम शामिल नहीं है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि पीएम मोदी भी जब यहाँ पर मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और चुनावी रैली कर रहे हैं, उस बीच वो शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी की गई कई सारी योजनाएं, जिसमें सबसे प्रमुख लाडली बहना योजना है, उस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं ले रहे हैं। और अंदर खाने कई सारे ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक के मॉडल पर ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर भाजपा गलती से चुनाव जीत भी जाती है तो ये सुनिश्चित नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे या कौन मुख्यमंत्री होगा। और इसका कारण दोस्तों, यही बहुत बड़ा कारण है कि इस वक्त कार्यकर्ता असंतुष्ट है और कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार हम किसके लिए वोट करें। तो दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश की जनता अपने स्थानीय नेता को छोड़कर केंद्रीय स्तर के नेतृत्व को वोट कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ईडी की खुली चुनौती, भर्ती घोटाले में भेजा था समन। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो शिक्षक भर्ती
घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 3 अक्टूबर के लिए जारी किए गए समन को छोड़कर दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बीते दिनों ही जांच एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा था कि वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे ने अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में एक देश एक चुनाव संभव नहीं, लॉ कमीशन ने किया साफ। यूसीसी और पॉक्सो पर दिए कई सुझाव। जी हां दोस्तों, साल 2024 के चुनाव नजदीक है और देश में होने वाले आम चुनाव से पहले इस बात की जोरों शोरों से चर्चा है कि क्या सरकार इस बार से वन नेशन वन इलेक्शन के ध्येय की ओर बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि तमाम चर्चाओं के बाद विधि आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन का लागू किया जाना बेहद मुश्किल होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगले साल ही 2024 के एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति से मंजूरी के साथ कानून बना महिला आरक्षण बिल अब 3 पड़ावों के बाद होगा लागू। जी हां दोस्तों, महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब यह अधिनियम कानून बन गया है और विधेयक को 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था और इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके। इस तरह शुक्रवार 29 सितंबर की तारीख इस बिल के लिए कानून बनने की तारीख साबित हुई है और इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रमेश विधुड़ी के बयान के मामले में दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के संसद में आपत्तिजनक बयान मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दानिश अली ने पीएम मोदी से मामले में आरोपी के खिलाफ उचित सजा की मांग की है। बसपा सांसद ने अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है और पीएम मोदी को पत्र लिखने के बारे में जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की। दानिश अली ने पत्र की कॉपी साझा करते हुए पोस्ट किया कि दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी इस बार भी खामोश हैं। मणिपुर के मुद्दे पर खामोश रहे, पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही, प्रधानमंत्री खामोश रहे और एक के बाद एक अडानी पर कई आरोप लगे और प्रधानमंत्री खामोश रहे। तो क्या इस खामोशी का भुगतान भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में करना पड़ेगा और क्या बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला, संविधान बदलने की काफी कोशिशें हो रही हैं, केंद्र पर लालू यादव का हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में अब सांप्रदायिक शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के संविधान को बदलने की कई कोशिश की जा रही है। सड़क से संसद तक पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि आज देश बदल रहा है और देश में अब सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला है। भारत के संविधान को बदलने की बहुत कोशिश की गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना में अक्टूबर में हो सकती है इंडिया की पहली रैली। 5 रैलियों का 5 एजेंडा अभी से तय। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की पहली रैली भोपाल में ही तय हुई थी और कहा गया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी, जिसमें इंडिया के सभी घटक दलों के नेता जुटेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की आपत्ति की वजह से ये रद्द करनी पड़ गई। अब जानकारी मिल रही है कि इंडिया ब्लॉक के नेता अपनी रैलियों की शुरुआत पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में करना चाहते हैं, जो अतीत में भी सत्ता परिवर्तनों की गवाह बन चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगला लोकसभा चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए होगा, संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। आम आदमी पार्टी के लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार देश में सांप्रदायिक जहर फैला रही है, लिहाजा अगला लोकसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। संजय सिंह ने दावा किया है कि
दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार लगातार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। असम में कांग्रेस की 15 साल तक सरकार रही और अब 7 साल में यहाँ भाजपा की सरकार है, लेकिन दोनों में से किसी भी पार्टी ने यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर काम नहीं किया। असम में आम आदमी पार्टी पंचायत के चुनाव लड़ने जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि हम यहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वो लोगों के हितों के लिए काम करें। संजय सिंह ने दावा किया कि असम में महंगाई काफी बढ़ गई है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। जब आप 2024 में वोट देने जाइएगा तो इसे जरूर देखिएगा। सरकार ने कैंसर, टीबी और किडनी से जुड़ी बीमारियों समेत 800 दवाओं को महंगा कर दिया है और ये सरकार लोगों के लिए नहीं बल्कि अडानी के आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के लिए कांग्रेस ने बनाया गाजीपुर टू गाजियाबाद प्लान, राहुल गांधी भी होंगे इसमें शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस भले ही यूपी में गठबंधन के जरिए 2024 के मैदान में उतर रही है, मगर उसकी चुनावी तैयारी सभी 80 सीटों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि प्रदेश में मुख्य सहयोगी दल सपा के समक्ष याचक के बजाय बराबरी के साथ सीटों की दावेदारी करना है। लिहाजा कांग्रेस की यूपी की चुनावी रणनीति लगभग फाइनल हो गई है और इसमें गाजीपुर से गाजियाबाद यात्रा निकालने की योजना प्रमुख है, जिसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस सांसद और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यूपी में गाजीपुर से गाजियाबाद एक यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए लगभग संपूर्ण राज्य कवर हो जाएंगे। इसमें पार्टी के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यात्रा की शक्ल क्या होगी, मसलन यात्रा पैदल होगी या वाहनों से होगी, इस पर विचार किया जा रहा है और इस दौरान जिन जिलों से ये यात्रा गुजरेगी वहां सभाएं भी होंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत से की सरकारी अफसरों की तुलना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी सरकार के सिस्टम पर तंज कसते हुए नजर आए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार में बैठे अफसरों की ब्रिटिश मशीनरी हुकूमत से तुलना की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि आजाद देश में गुलामों की तरह जनता को अपने काम करवाने के लिए अफसरों से जी हजूरी साहब करके संबोधित करना पड़ता है। आखिर जनता के पैसे से तनख्वाह लेने वाले अफसरों की जी हुजूरी क्यों जनता के आत्मसम्मान से समझौता नहीं होने देंगे। पीलीभीत पहुंचे बीजेपी फायर ब्रांड नेता सांसद वरुण गांधी ने 2 दर्जन से अधिक गांव में जनसभाओं को संबोधित कर कहा, ये पीलीभीत की पहचान मेनका वरुण गांधी से है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, कहा पार्टी के बड़े नेताओं में चुनाव लड़ने से बचने की चल रही है होड़। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बीच नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है और इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं में विधानसभा चुनाव लड़ने से बचने की होड़ चल रही है। उन्होंने ये बात कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान को लेकर कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी इस बार चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी के पास राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव लड़ने से बचने की होड़ चल रही है और ये चुनावी रण से भागते हुए एक दूसरे से चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में नूह जैसी हिंसा, बजरंग दल की यात्रा पर हमला, पत्थरबाजी और आगजनी से मचा तनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के नर्मदा जिले में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है और यहां सेलांबा इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर हमले के बाद जमकर बवाल हुआ। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को मौके से हटा दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और एक दिन पहले ही वडोदरा में भी सांप्रदायिक तनाव हो गया था और यहां गणेश विसर्जन के दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए असमर्थ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को दावा किया कि भाजपा जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं कराना चाहती है। वो जानती है कि लोग उन्हें मतपत्र के माध्यम से दंडित करेंगे। वो जानते हैं कि लोग उनके साथ नहीं हैं। कश्मीर को छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी को लोगों से नुकसान उठाना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेनका गांधी को इस्कॉन ने भेजा 100 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस, भाजपा सांसद ने लगाए कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने भारतीय जनता पार्टी सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। इस्कॉन का ये नोटिस मेनका गांधी द्वारा इस संस्था पर गंभीर आरोप लगाने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो में संगठन पर अपने सभी गायों को कसाईयों को बेचने का आरोप लगाया था। हालांकि इस्कॉन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज हमने इस्कॉन के खिलाफ पूरी तरह से निराधार आरोप लगाने के लिए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार से फिर नाराज हुए किसान, 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन, अन्नदाताओं से की है ये डिमांड। जी दोस्तों, पंजाब के किसान एक बार फिर गुस्से में हैं। बाढ़ से नुकसान पर मुआवजे और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। किसानों ने 28 सितंबर को राज्य में कई जगहों पर ट्रेनें रोकी और किसानों का रेल रोको आंदोलन 30 सितंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान उत्तरी भारत के 18 किसान संगठन पंजाब में 15 जगह पर ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सुक्खू सरकार की सख्ती, 100 योजनाओं और कार्यों के टेंडर रद्द। जी हाँ दोस्तों, सुक्खू सरकार सरकारी बजट के खर्च को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने करीब 100 योजनाओं और कार्यों के टेंडर रद्द कर दिए हैं और ये कार्रवाई सितंबर महीने में लगाई गई निविदाओं पर की गई है। लोक निर्माण, जल शक्ति समेत विभिन्न विभागों की निविदाओं पर सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। अधूरे दस्तावेज, तकनीकी कारण या एक ही निविदा आना इसके कारण रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में अगर लागू हुआ एमपी वाला फार्मूला तो कट जाएंगे कईयों के टिकट। यूपी में बीजेपी सांसदों की धड़कन बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक का इफेक्ट मध्य प्रदेश पहुंचा और उसका इफेक्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है और ये सब इंडिया गठबंधन बनने के बाद और ज्यादा मुसीबत बीजेपी को दे सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस प्रकार से टिकट काटे गए विधायकों के, उसने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं के बीच आंदोलन क्रिएट कर दिया और अपने ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया, जिससे कर्नाटक में बीजेपी की हार हो गई। यही स्थिति डिट्टो मध्य प्रदेश में है, जहां पर कार्यकर्ता कंफ्यूज है और अगर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में वही फार्मूला अपनाया गया तो यूपी के कई सांसदों का पत्ता कटना तय है और ऐसे में यूपी में भी बीजेपी के कद्दावर नेता का पत्ता कटने के बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।